अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आज की इस प्रोग्राम में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। आज का ये डिस्कशन जो है मैंने कोशिश किया है कि जो लड़के अभी 10th और 12th पास आउट हुए हैं या फिर जो यूजी फाइनल ईयर में हैं उनके लिए भी ये एक बेहतर मौका हो सकता है कि वो समझने की कोशिश करें कि क्या क्या पर्सपेक्टिव है, तो उस पर मैं बात करूँगा। और जैसा कि आपने देखा होगा 11 जून को MHRD की रैंकिंग आई है, जो हम लोग NIRF रैंकिंग कहते हैं 2020, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रैंकिंग होती है इंस्टीट्यूशन के लिए। तो ये भी उस मामले में एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो ख़ास बात थी कि जो 10th और 12th का भी जो रिज़ल्ट आया हमारे यहाँ, तो शायद मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं बिल्कुल वो कोरोना लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं वो बिल्कुल बेफिक्र हो चुके हैं। तो ये एक उनको जगाने की कोशिश है मेरी तरफ से, उन्हें बताने की कोशिश है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं। और लॉकडाउन खुल चुका है, अब बेहतर है कि आप जो है जिस तरह से इकोनॉमी को ओपन करने के लिए, इकोनॉमी को ट्रैक पे लाने के लिए लॉकडाउन खोला गया है, उसी तरह अब बहुत जल्द ही जो है, जो उम्मीद करता हूँ स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी वगैरह भी जल्दी खुलेंगे, क्योंकि ये एक बहुत अहम हिस्सा है हमारी सोसाइटी का, हमारे नेशन के डेवलपमेंट का। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, सबसे पहले ये कि NIRF की रैंकिंग हो चुकी है, तो मैं ये आपको नहीं बताऊंगा कि कौन सी इंस्टीट्यूट अच्छी है और कौन सी इंस्टीट्यूट अच्छी नहीं है। ये मेरा काम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि MHRD जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसने अपनी रैंकिंग दे दिया है। चाहे वो मैनेजमेंट कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, उन तमाम इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, MHRD ने कर दिया है, जो कि 11 जून को पब्लिश हुआ है। आज मैं ख़ास तौर से बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या स्ट्रीम है, क्या क्या एरिया हैं जहां पॉसिबली आप जो है एडमिशन पा सकते हैं यूजी में और पीजी में। कौन कौन से मेजर इंस्टीट्यूशन हैं, कौन कौन, क्या वहां पे स्कॉलरशिप है, फ़ी है, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको बीच में कोई भी सवाल आपको ऐसा आपके जहन में आता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इंशाल्लाह लास्ट में मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ 10th और 12th स्टूडेंट का, जिन्होंने पास किया है और जो अगले साल अपियर कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट विशेस। तो जो है बिफोर आई स्टार्ट माई डिस्कशन, उससे पहले मैं ये बता दूं कि कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में एक बड़ा अच्छा नैरेटिव तैयार हो चुका है। वो नैरेटिव ये है कि अभी मैं देख रहा हूँ इवन के अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल एरिया में भी पेरेंट्स बहुत आसानी से ये कह रहे हैं अपने बच्चों को कि इट इज़ योर ड्यूटी टू डिसाइड, यू हैव टू डिसाइड दैट इन विच स्ट्रीम यू वांटेड टू गो, आई डोंट वांट टू इंटरफियर। इनके पेरेंट्स और गार्जियन अपने बच्चों को ये कह रहे हैं कि +2 के बाद आप क्या करना चाहते हो आप खुद तय करो, हम उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे। ये एब्सोल्युटली आपके इंटरेस्ट के बेस पे है, जहाँ भी आपका इंटरेस्ट लगे उसमें आप फर्दर परस्यू कर सकते हो। आपको लगे कि आपको मेडिकल करना चाहिए, इंजीनियरिंग करना चाहिए, या लॉ के फील्ड में जाना चाहिए, या टीचिंग के फील्ड में जाना चाहिए, जो भी आपको लगे कि उसमें बेहतर पैशन हो सकता है, उस फील्ड में आप जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, जो कि मैं पिछले कुछ सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। शायद भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं अगर मैं याद करूं तो आमिर खान की एक मूवी आई थी जिसमें आमिर खान ने ये बताने की कोशिश की कि लेट देम डिसाइड, लेट देम चूज देयर ड्रीम, इन विच काइंड ऑफ ऑटोनॉमी वी हैव टू गिव टू द स्टूडेंट। वी शुड नॉट फोर्स स्टूडेंट। हमें स्टूडेंट को फोर्स करने की जरूरत नहीं है कि आप आगे मेडिकल ही करो, आप आगे लॉ की ही पढ़ाई करो, आप आगे PhD ही करना, हमें फोर्स करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे जो है मैं देख रहा हूं कि पेरेंट्स, गांव में भी पेरेंट्स अपने बच्चों को फोर्स नहीं कर रहे हैं, सजेशन जरूर दे सकते हैं। बट मेरा ये सवाल है कि आमतौर पर जो सोसाइटी, जो बच्चे हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं चंद हैं, जैसा आप कह सकते हैं कि टीचर, प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, यही 5-6 जो मेजर प्रोफेशन हैं बचपन से जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, या हमारे पेरेंट्स सुनते आ रहे हैं, या सोसाइटी में लोग जानते हैं, उसी में से कोई ऑप्ट करते हैं। मेरी नज़र में कि यस, उन बच्चों को वो ऑटोनॉमी देना है हमें कि वो किस चीज़ में आगे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, हमें बिल्कुल उन्हें ये आज़ादी देनी है। बट मेरा जो अपना कंसर्न है, जो एप्रीहेंशन है उस बच्चों को लेकर के, कि उन बच्चों को तो ये पता ही नहीं कि क्या क्या मेजर स्कोप है। उन्हें तो सिर्फ 3, 4, 5 ही रास्ते दिख रहे हैं। उनको इंजीनियरिंग दिखता है, मेडिकल दिखता है, लॉ दिखता है, और जो है BA, BSc, BCom दिखता है।
तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उन्हें सबसे पहले एक वाइडर स्कोप हमें देने की जरूरत है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है मार्केट में, एंड देन वी हैव टू गिव देम ऑटोनॉमी कि आप जाओ, नाउ यू डिसाइड बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। इनफैक्ट ये कुछ ऐसा ही मामला है कि एक बच्चे को ABCDE यही 5 अल्फाबेट पता है, तो जाहिर सी बात है वो बच्चा क्या करेगा, उसी 5 अल्फाबेट में किसी अल्फाबेट को चुनेगा। उसे तो पता ही नहीं कि XYZ भी है, LMNOP भी है। सेम केस हमारी सोसाइटी में हो रहा है। उन्हें उन बच्चों को 5, 6, 7 जो प्रोफेशन चले आ रहे हैं, जो सोसाइटी में सुनते आ रहे हैं, उन्हीं 5, 6 ऑप्शन में से वो एक ऑप्शन चुनते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो उनसे छूट जाते हैं। उसकी वजह हो सकती है कि शायद उन तक वो इन्फॉर्मेशन ना हो। तो आज का ये मेरा सेशन उस पर फोकस करेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट देम अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कोप दे डू हैव आफ्टर +2 और क्या क्या चीजें हैं, उसका A to Z उनको जानने दीजिए। स्कोप हो सकते हैं +2 के बाद, वो जानने दीजिए। उसके बाद उन बच्चों को ऑटोनॉमी दीजिए कि यस नाउ यू कैन डिसाइड कि आपको क्या करना है। नाउ यू नो A to Z में भी हो सकता है वो LMNOP डिसाइड करे, हो सकता है। तो अब पहले क्या हो रहा था, ABCD इसी 5 में एक डिसाइड करना था। तो बेसिकली पर्पस आज का यही है, उनको मेजर मैं ग्लिम्स दे सकूं, हाईलाइट दे सकूं कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके लिए, अपार्ट फ्रॉम जो कन्वेंशनल अपना जो है मेडिकल है, इंजीनियरिंग, उसके अलावा बहुत सारे क्या क्या प्रोफेशन है जिसमें वो जा सकते हैं और एक्सेल कर सकते हैं। उसी का ये प्रोग्राम मैं अपने बच्चों को देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उससे पहले जो है मैं बताऊँगा कि जो है उससे सबसे पहले मैं ये डिस्क्राइब कर दूं कि मेरी नज़र में ख़ास तौर से, हालांकि ऐसा कोई सच क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में जो है मैं जो एजुकेशन सिस्टम को क्लासीफाई करता हूं इंस्टीट्यूशन के बेस पे कि क्या क्या कैसे पूरे जो इंडिया का जो एजुकेशन पैटर्न है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मैं 4 भागों में बांट, आसानी होगी समझने के लिए। तो सबसे पहले जो है मेरा मैं जो क्लासिफाई करता हूं, सबसे पहले नेशनल इंपोर्टेंस इंस्टीट्यूशन, यानी कि वो ऐसा इंस्टीट्यूट है, या उसको आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, यानी कि ये ऐसा इंस्टीट्यूट है जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए बनाया गया था या बनाया गया है, खास किसी सब्जेक्ट स्ट्रीम को फोकस करने के लिए बनाया गया है। तो फर्स्ट जो है, हालांकि कोई हिरार्की नहीं दे रहा हूं कि कौन अच्छा होगा कौन बेहतर होगा, चूंकि मैंने पहले ही बता दिया कि NIRF की रैंकिंग को आप फॉलो कीजिए, उससे बेहतर कोई और रैंकिंग नहीं है, वो HRD मिनिस्ट्री की है। तो 4 कैटेगरी है। पहला जो कैटेगरी है मेरी नज़र में नेशनल इंपोर्टेंस इंस्टीट्यूशन है। सेकंड कैटेगरी है जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। थर्ड जो है वो आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है, एंड फोर्थ जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस हैं। तो नेशनल इंपोर्टेंस इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लगभग अपने कंट्री में 43 के आसपास हैं। उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटी जो UGC 400 के आसपास है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपका 334 के आसपास है। अब सबसे पहले नेशनल इंपोर्टेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको बता दें। सी फॉर एग्जांपल अगर आपको इंजीनियरिंग करना हो तो जाहिर सी बात है बच्चे क्या करेंगे, प्रेफरेंस किसी का भी होगा IIT, NIT। अगर किसी को मेडिकल करना हो तो सबसे पहला उसका प्रेफरेंस होगा, मैनेजमेंट किसी को करना हो, MBA करना हो तो उसका सबसे पहला प्रेफरेंस क्या होगा, जाहिर सी बात IIM प्रेफरेंस होगा। उसी तरह स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किए गए हैं, सेंट्रली फंडेड, इंडिया उसको फंडिंग करती है। ये जो 19 IIMs हैं हमारे पास, 23 IITs हैं, उसके बाद 31 NIT है, 23 ट्रिपल IT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फिर ICSSI इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, यानी सोशल साइंस के रिसर्च और इंस्टीट्यूट जो हैं वो 30 के आसपास जो सेंट्रली फंडेड है। फिर 9 के आसपास जो हमारा एम्स है इस वक्त। फिर तो ये सारे जो इंस्टीट्यूट मैं नाम ले रहा हूँ ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, यानी कि आप किसी सब्जेक्ट को परस्यू करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट के लिए पार्टिकुलरली ये इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश की गई है। अब आप देख लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट का ये इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ना है, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसके लिए जो है इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट है, ISI कोलकाता है। किसी स्टूडेंट का अगर जो है इंटरेस्ट मैथमेटिक्स को लेकर के है तो ऑफ कोर्स वी डू हैव सेपरेट इंस्टीट्यूशन फॉर मैथमेटिक्स, इट्स कॉल्ड इंडियन मैथमेटिकल साइंस, जो कि चेन्नई में है।
फिर उसके बाद किसी को जो है अगर ड्रामा में जाना है तो वी हैव नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। किसी को मास कम्युनिकेशन में जाना है, मास कम्युनिकेशन हमारे पास है। किसी को फॉरेन ट्रेड पढ़ना है या इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ना है तो वी डू हैव इंडियन इंस्टीट्यूट। साइंस जाना है तो TISS के पास है, which is actually सब्जेक्ट बेस्ड। इसको हम नेशनल इंपोर्टेंस इंस्टीट्यूशन कहते हैं। लार्जली ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंड होता है, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन विच कम्स अंडर नेशनल इंपोर्टेंस इंस्टीट्यूशन फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्स्ट कैटेगरी। कमिंग टू द सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। मैंने पहले ही बता दिया कि मैं रैंकिंग नहीं दे रहा हूं। रैंकिंग के लिए आपको NIRF जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रैंकिंग आई है उसको आप फॉलो करेंगे। तो लगभग अपने कंट्री में 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं आज के वक्त में, 43 के आसपास में हैं। और 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फंडिंग करती है, चाहे वो बिहार में हो, झारखंड में हो, यूपी में हो, दिल्ली में हो, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फंडिंग कर रही है। ओके, उसके फायदे ये होते हैं कि वहाँ पे अलग अलग स्टेट के बच्चे आते हैं। उसके बाद जो है वहाँ पे फी कम होती है, हॉस्टल एकोमोडेशन आसानी से मिल जाता है, वहाँ पे एक डाइवर्सिटी बहुत स्ट्रांग होता है। तो आप देख लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन से मेजर हैं। JNU, जैसा कि हम सब बेहतर जानते हैं, JNU, जामिया, BHU, AMU, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, पौंडीचेरी, विश्व भारती जो कि बंगाल में है। उसके बाद में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी है। ओके, अभी एक और उसमें कुछ इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा हैं जो खासतौर से रूरल बैकग्राउंड से आते हैं और हिंदी बैकग्राउंड से होते हैं। वो कहते हैं कि हमारी पूरी की पूरी स्कूलिंग जो है हिंदी में हुई है, तो में हम किस यूनिवर्सिटी में सेटअप करेंगे? बिकॉज जितने नेशनल इंपोर्टेंस इंस्टीट्यूशन है सब्जेक्ट स्पेसिफिक या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटी में जो कैरिकुलम है, सिलेबस है, जो पढ़ाया जाता है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है और हमारा 10th और 12th तो हिंदी में हुआ। तो यस, उन बच्चों के लिए वी डू हैव, इट्स कॉल्ड महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो कि वर्धा में है। वहाँ जो है आपको इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, 10th तक इंग्लिश कंपलसरी वहाँ पे, उसके बाद ही आपका एडमिशन हो सकता है। तो आपका अगर हिंदी बैकग्राउंड है, देयर इज नथिंग टू वरी एट ऑल। ओके, आप वहाँ बहुत आसानी से एडमिशन पा सकते हैं। वेल, कुछ आते हैं कि कुछ मेरा जो है कंप्लीटली उर्दू बैकग्राउंड है, इंग्लिश में बहुत अच्छे से नहीं जानता हूं चूंकि हमारी इंग्लिश में स्कूलिंग नहीं हुई है। तो उन बच्चों को बता दूं कि वी डू हैव सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि फुल्ली जो है उन बच्चों को ही लेती है जिसका 10th तक उर्दू हो। तो उसके लिए है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो कि हैदराबाद में है। उन बच्चों को ही एडमिशन देती है जिनका 10th तक उर्दू हो। तो आपको वॉरी करने, अगर आपका इंग्लिश अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी रहा है तो आपके पास है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो कि एक उर्दू बेस्ड यूनिवर्सिटी है। वेल, हालांकि वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं सिर्फ उर्दू लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, आप इस गलतफहमी में ना रहें। वेल, एक और यूनिवर्सिटी अपने पास में है जो बिल्कुल यूनिक है, परहैप्स दैट इज द ओनली यूनिवर्सिटी इन आवर कंट्री, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो पूरी तरह से लैंग्वेज कोर्स के लिए वो यूनिवर्सिटी बनाई गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ IFLU की, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज एंड जो फॉरेन लैंग्वेज है, चाहे वो स्पेनिश हो, जर्मन हो, पुर्तगीज हो, चाइनीज हो, रशियन हो, इन तमाम लैंग्वेज के लिए वो यूनिवर्सिटी सेटअप की गई है। और वो एक्सक्लूसिवली, दैट इज द ओनली वन सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आवर कंट्री विच ऑफर फॉरेन कोर्सेज ओनली। वहाँ पे MBA प्रोग्राम नहीं है, वहाँ पे MBBS नहीं है, वहाँ पे BSc नहीं है, वहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज कोर्सेज हैं। वेल, एंड देन फ्यू मोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे आप कहने की एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो अपने आप में यूनिक है, सार्क है, यानी कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, जो कि साउथ एशियन सार्क कंट्री के जो बच्चे हैं वो साउथ एशियन जो सार्क के जितने भी मेंबर्स हैं, कंट्री जो मेंबर हैं, उनके वहाँ पे बच्चे पढ़ सकते हैं। उसके लिए साउथ एशियन कंट्री भी हमारे पास। इनके अलावा जो एक और कैटेगरी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, जो 2009 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 19 सेंट्रल यूनिवर्सिटी को पास किया पार्लियामेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, ये कहते हुए कि जिस जिस स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है उस स्टेट में एक एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी जानी चाहिए, जिसके तहत 19 सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2009 में ऐड ऑन हुए हैं।
जिसमें है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, बिहार में 2 है, एक गया में, एक मोतिहारी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो ये टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मैं ब्रीफ दिया। थर्ड जो कैटेगरी है, मैं रिमाइंड कराता चलूं, फर्स्ट मैंने कहा सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन जो कि नेशनल इंपोर्टेंस इंस्टीट्यूशन है। सेकंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसकी अभी मैं बात कर रहा था। थर्ड जो है आपका वो स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी है। स्टेट गवर्नमेंट अपने यूनिवर्सिटी को फंड करती है और ऐसे लगभग 400 के आसपास अपने देश में है, जो मैं एक एक करके नहीं बता सकता। उसका प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी के 30। इंडिया का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है मेजर, उसको मैंने क्लासिफाई करके आपको बता दिया 4 कैटेगरी में। सेंट्रल नेशनल इंपोर्टेंस इंस्टीट्यूशन funded by central government, central university funded by central government, state university funded by state government, respective state government, and then private university. I am coming to the point. Okay, तो ये मैंने आपको ब्रीफ दे दिया। अब मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ। सी फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि सर मैंने +2 मैथमेटिक्स में किया है और मेरे जहन में या पेरेंट्स के जहन में सिर्फ जो है कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग आ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि मोस्टली बच्चे जो +2 मैथमेटिक्स में करते हैं तो जो है मोस्टली वो इंजीनियरिंग की टूवर्ड जाते हैं। और आजकल हमें पता है कि कितनी हालत ख़राब है, खासतौर जो प्राइवेट इंजीनियरिंग हैं कॉलेजेस हैं उनकी कंडीशन कितनी ख़राब है। अगर आपको IIT और NIT मिलता है तो इट्स वेल एंड गुड, बट प्राइवेट में लार्जली जितने जो मोस्टली कॉलेजेस हैं उनके कंडीशन बहुत अच्छे नहीं है, प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा नहीं है, आपको पता है। खैर बहरहाल, तो उसमें हम जानते हैं कि मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, दीज आर। उसके एडिशन में और जो कुछ हैं, जो एरोनॉटिकल है, बायोमेडिकल है, बायोकेमिकल है, रोबोट इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग है, मैरीन इंजीनियरिंग है, नैनो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग है, माइनिंग इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है। ये इंजीनियरिंग के फील्ड हैं जो आप भी जानते हैं। इसके अलावा जो और भी आपका जो है, जाहिर सी बात, आप BSc फिजिक्स कर सकते हैं +2 मैथमेटिक्स के बाद, आप BSc केमिस्ट्री कर सकते हैं, आप BSc स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया ISI जो पूरी की पूरी इंस्टीट्यूट जो है उसमें कई ढेर सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। विद इन स्टैटिस्टिक्स के अंदर इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट जो कि कोलकाता में है, जो है आप BSc IT कर सकते हैं, BSc इन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, आप BArch कर सकते हैं, बैचलर इन आर्किटेक्चर कर सकते हैं, आप BE कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं। तो दीज आर द फील्ड इन विच यू कैन गो जस्ट आफ्टर +2 इन मैथ। ओके, तो मैथमेटिक्स का ये फील्ड है जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब सेकंड जो है बायोलॉजी की बात करें, आमतौर पर अगर बायोलॉजी आपने ली है तो क्या क्या चांसेस हैं। जाहिर सी बात आपके जहन में एक चीज़ बहुत क्लियर होगा कि +2 बायोलॉजी के हमें MBBS करना है या फिर BDS। अगर MBBS नहीं क्रैक कर पाए तो BDS नहीं हो पाया तो BU MS यानी कि यूनानी मेडिसिन, नहीं तो होम्योपैथिक, नहीं तो आयुर्वेदा, नहीं तो वेटनरी डॉक्टर। सो दीज आर द फील्ड है जो कि जिसके लिए नीट UG का एंट्रेंस होता है, आप सब बेहतर जानते हैं। बट उसके अलावा ये बहुत सारे मेडिकल +2 बायोलॉजी से किया है तो उसके अलावा ये बहुत सारे कोर्सेज हैं जिससे आप परस्यू कर सकते हैं। आमतौर पे जब मैं बच्चों से इंटरेक्ट होता हूँ तो वो ये कहते हैं बायोलॉजी में नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे जो है शायद हमसे MBBS क्रैक ना हो पाए, और अगर प्राइवेट कॉलेज में तो बिल्कुल उतना पैसा नहीं है कि हम एडमिशन ले पाएँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर +2 बायोलॉजी आप करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो अपार्ट फ्रॉम अगर आप नीट यानी कि MBBS क्रैक नहीं भी कर पाते हैं तो उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आप जो है BSc इन बायोलॉजी कर सकते हैं, BSc इन जूलॉजी कर सकते हैं, बॉटनी कर सकते हैं, BSc इन होम साइंस। इनके अलावा बहुत सारे मेडिकल फील्ड में भी अगर आप रहना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे आप बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, उसके बहुत अच्छे स्कोप हैं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने नीट UG जो कि MBBS के लिए एंट्रेंस होता है, लिमिटेड सीट होती है, अगर वो आप नहीं क्रैक कर पाएँ तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शन है। आप बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कर लें, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर लें, उसके बाद आप BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कर लें, आप BSc इन डायलिसिस मैनेजमेंट कर लें, आप डायलिसिस टेक्नोलॉजी कर लें। आपको पता है कि नाउअडेज जो किडनी के पेशेंट होते हैं उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद BSc इन MLT कर लें, आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कर लें, आप एक्सरे टेक्नोलॉजी कर लें, आप BSc इन रेडियोलॉजी आप कर लें, BSc इन मेडिकल इमेजिंग
टेक्नोलॉजी कर लें जिसमें एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, अल्ट्रासाउंड होता है। बीएससी इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन कर लें, न्यूट्रिशन जो और न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो है फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी है बीएससी। एनेस्थीसिया है उसको आप कर सकते हैं। आप जो है नर्सिंग कर सकते हैं, बीएससी इन नर्सिंग। बी फार्मा आप कर सकते हैं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ अगर आपका एमबीबीएस नहीं भी क्रैक हो पाता है तो दीज आर द ऑप्शन आपके पास हैं जो आप जो है अपार्ट फ्रॉम द एमबीबीएस आप फर्दर अगर मेडिकल फील्ड में रहना चाहते हैं, हेल्थ वर्कर के तौर पे अगर आप अपने देश को सर्विस देना चाहते हैं और अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है एमबीबीएस में तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीएससी नहीं कर सकते, 3 साल 4 साल का ये प्रोग्राम होता है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो डिप्लोमा कोर्सेज हैं। डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी है, डिप्लोमा इन जो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है जो एमएलटी हम कहते हैं लैब टेक्नीशियन, उसका डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ है। तो ये सारे कोर्सेज डिप्लोमा भी है, डिप्लोमा में भी अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हैं। तो ये बायोलॉजी के बारे में बात कर रहा था। उसके बाद जो थर्ड एस्पेक्ट जो मैं बात करूंगा वो इसके अलावा साइंस में और क्या क्या है, जो मैंने मैथमेटिक्स में अभी बात किया, +2 मैथमेटिक्स की मैंने बात की, +2 जो है बायोलॉजी की बात की, उनके अलावा ही बहुत सारे नए नए कोर्सेज साइंस में आ चुके हैं जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहता हूं। या पहले से थे या कुछ और एड ऑन हुए हैं, ऐसा नहीं कि सारे नए आए हैं। पहले हम बीए इकोनॉमिक्स की बात करते थे या बीएससी इकोनॉमिक्स की बात। आज के वक्त में आपके पास अप्लाइड इकोनॉमिक्स है जिसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। आप क्वांटिटी फाइनेंस आप पढ़ सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है मार्केट से रिलेटेड। अप्लाइड साइकोलॉजी, पहले हम साइकोलॉजी पढ़ा करते थे, अब जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है वो अप्लाइड साइकोलॉजी ऑफर कर रही है, यानी कि वैसा साइकोलॉजी आपको पढ़ाया जाएगा जो अप्लाइड किया जा सके, या क्लिनिकल साइकोलॉजी आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आप बायोकेमिस्ट्री में जा सकते हैं, उसकी पूरी की पूरी डिपार्टमेंट है। आप मोलिकुलर बायोलॉजी में जा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की पूरी डिपार्टमेंट है। उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स की पूरी डिपार्टमेंट है, बायोलॉजी और प्लस इन्फॉर्मेशन को ऐड करके है। मैरीन बायोलॉजी में आप जा सकते हैं, आप जो है एस्ट्रोफिजिक्स में जा सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस में जा सकते हैं, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडी में, जियोलॉजी में आप जा सकते हैं, इकोलॉजी में आप जा सकते हैं, अर्थ साइंस में आप बीएससी और एमएससी कर सकते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल में आप बीएससी एंड एमएससी कर सकते हैं। उसके बाद ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी एक नया सब्जेक्ट है जो कि इंडिया में कुछ ही यूनिवर्सिटी में है, बट काफ़ी बेहतर स्कोप है इसमें आने वाले वक्तों में। ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, वैसी टेक्नोलॉजी जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट से जो है काफ़ी वायबल हो, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट से काफ़ी वायबल हो, ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। वी डू हैव नैनो टेक्नोलॉजी की पूरी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये इन्फॉर्मेशन तक नहीं है जो है। अब नैनो का ज़माना है, जाहिर सी बात है कि हम हर चीज़ में कोशिश करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी हो काफ़ी नैनो हो और बहुत ज़्यादा उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन हो। तो नैनो टेक्नोलॉजी में भी आप जा सकते हैं। दीज आर द स्ट्रीम अपार्ट फ्रॉम दैट बीएससी, अपार्ट फ्रॉम द +2 मैथमेटिक्स एंड +2 बायोलॉजी, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बात की साइंस में मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की। अब रही बात अगर आपने +2 कॉमर्स से किया है तब आप क्या कर सकते हैं। यस, +2 कॉमर्स से अगर आपने किया है तो सबसे पहले आप जो है जाहिर सी बात है सीए आप बेहतर जानते हैं, चार्टर्ड के, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसके बाद सीएस है यानी कि कंपनी सेक्रेटरीट है, ICWA है जो कि वर्क एंड कॉस्ट अकाउंटेंट होता है। तो लेकिन ये सारी चीज़ों के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, CS के लिए यूनिवर्सिटी नहीं है, तो आप गलतफहमी में ना रहें। आपको सेल्फ प्रिपरेशन या फिर कोई कोचिंग का हेल्प लेना है, आप सिर्फ एग्जाम में अपीयर करेंगे इसको क्रैक करने के लिए। इट इज़ मोर सिमिलर लाइक सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विस की में कहीं एडमिशन नहीं होती है कि JNU में या BHU में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिविल सर्विस के लिए एप्लीकेशन निकला हुआ, नहीं। हाँ, आप कोचिंग करें या सेल्फ प्रिपरेशन करें ये आप ज़रूर कर सकते हैं। तो CS, CA, ICWA ये सारा चीज़ आप बैंक कॉमर्स के बाद आप कर सकते हैं अगर आपने +2 कॉमर्स से किया है तो। उसका BCom आप कर सकते हैं, आप BBA कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आज के वक्त में आ चुका है, BBA + LLB, यानी कि आपको मैनेजमेंट भी पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ लॉ भी पढ़ाया जाएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप कॉर्पोरेट फील्ड में जो लॉयर की ज़रूरत है उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। आप उस पोस्ट पे अच्छा बेहतर जो है पैकेज आपको मिल सकता है उसमें। फिर जो है आपका BBM है, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज है जिसमें आप जा सकते हैं। बहुत सारे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जिसे आप परस्यू कर सकते हैं। तो ये दीज आर द स्ट्रीम इन विच यू कैन गो जस्ट आफ्टर +2 इन कॉमर्स, तो आप वो परस्यू कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर नेक्स्ट अगर +2 आपने जो है
आर्ट्स में किया है या सोशल साइंस में किया है तो आपके लिए क्या क्या स्कोप बचता है उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट। तो अगर आपका आप BA इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस कर सकते हैं, अगर आपने +2 में इंटरमीडिएट में अगर आपने आर्ट्स लिया है तो आप इकोनॉमिक्स में ले सकते हैं एडमिशन, उसके बहुत अच्छे स्कोप हैं। पॉलिटिकल साइंस जो एक पहले से ही चला आ रहा है काफ़ी, ज्योग्राफी में आप ले सकते हैं, हिस्ट्री में ले सकते हैं, आप सोशियोलॉजी में ले सकते हैं, आप लॉ में ले सकते हैं जिसके लिए क्लैट करके एक टेस्ट होती है। इंडिया में सेंट्रली फंडेड लॉ यूनिवर्सिटी हैं ढेर सारे हैं। आप जो है जो नलसर भी है उसमें एक हैदराबाद और भी कई ढेर सारे लॉ की यूनिवर्सिटी है जो सेंट्रली फंडेड है। आप जो है लॉ कर सकते हैं, वहाँ से BA LLB कर सकते हैं। उसके बाद आपके लिए एक और बहुत जो है आप लैंग्वेज कोर्स में भी जा सकते हैं जो कि आज के वक्त में बहुत कम पैसों में बहुत बेहतर आउटकम दे रहा है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग में 4 साल में 8 लाख 10 लाख खर्च कर सकते हैं। 4 साल का इन्वेस्टमेंट प्लस 8 लाख फर्दर इन्वेस्ट करते हैं वो, और उनको आउटपुट क्या मिल रहा है? 10,000 का पैकेज, 15,000 का पैकेज, 20,000 का पैकेज। मुझे कहीं ना कहीं जो है अगर आपको बेहतर कॉलेज नहीं मिल पा रहा है इंजीनियरिंग के लिए तो आप लैंग्वेज कोर्स में चले जाएं, क्योंकि डे बाय डे जो MNCs है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो जो है कहीं ना कहीं अपने कंट्री में पहुंच रही है। और बहुत से जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पे आराम से लोग बैठ करके, यहाँ से बैठे बैठे लोग जर्मनी के लिए काम कर रहे हैं, रशिया के लिए काम कर रहे हैं, चाइना के लिए काम कर रहे हैं, जापान के लिए काम कर रहे हैं, US के लिए, यूरोप के लिए काम कर रहे हैं। तो लैंग्वेज कोर्स का भी अभी काफ़ी अच्छा डिमांड है जो बहुत आसानी से एडमिशन भी हो सकता है उसमें। और उसके लिए जो है आप कुछ भी या +2 आर्ट्स में हो, सोशल साइंस में हो या बायो हो, मैथमेटिक्स हो, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे एक फ्रेश स्टार्ट आप ले सकते हैं लैंग्वेज कोर्स में। उसमें जो है आप जो है रशियन लैंग्वेज है, जापानीज़ है, चाइनीज़ है, अरबिक है, स्पेनिश है, पुर्तगीज़ है, जर्मन है, तर्किश है, जो कि मैं बता रहा था कि इसके लिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्पेसिफिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया में जिसको हम IFLU कहते हैं, सेंट्रली फंडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज कोर्स के लिए है। अपार्ट फ्रॉम IFLU और भी JNU आपको ऑफर करती है, जामिया ऑफर करती है, BHU ऑफर करती है, AMU ऑफर करती है, ये लोग भी लैंग्वेज कोर्स को ऑफर करते हैं। तो ये आप लैंग्वेज कोर्स में जा सकते हैं। उसके अलावा आर्ट्स में जो आप जा सकते हैं, BA इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, उसमें आप जा सकते हैं। उसके बाद जो है BA इन फाइन आर्ट्स में आप जा सकते हैं, उसके बहुत अच्छे स्कोप है। BA इन जर्नलिज्म में आप जा सकते हैं अगर आप ज़रा सा भी इंटरेस्टेड हैं जर्नलिज्म में, चाहे वो रेडियो जॉकी हो जिसे हम RJ कहते हैं शॉर्ट में, या तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, या आप फ्रंट पे आना चाहते हैं, रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, या आप बैकग्राउंड पे काम करना चाहते हैं, जो वीडियो एडिटिंग होती है, जो राइटअप जो होता है प्रिंट मीडिया के लिए, या फिर उसको जो है कंटेंट एडिटर जो होते हैं, चीफ एडिटर होते हैं, वो सब भी आप जो है बहुत ढेर सारा बहुत वाइडर स्कोप है एक्चुअली जर्नलिज्म में। राइट फ्रॉम बैकग्राउंड जो है उससे लेकर के फ्रंट तक बहुत सारे स्कोप्स हैं, वो आप उसमें आप हो सकते हैं। BA इन हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में आप आ सकते हैं, BA इन एनिमेशन आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है डिप्लोमा कोर्सेज आप कर सकते हैं, बहुत सारे शॉर्ट टर्म हैं। आप BA इन सोशल वर्क भी कर सकते हैं +2 के बाद। सोशल वर्क में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोविड-19 में भी बहुत सारे लोग जो है अलग अलग इलाके से वो काफ़ी बढ़ चढ़ के मजदूरों की हेल्प कर रहे थे, और करना भी चाहिए इंसानियत के नाते हमें। तो आप अगर आप इंटरेस्टेड है कि इसी को अपना जो है पैशन मानते हैं, इसी को अपना अगर कैरियर स्कोप बनाना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स आप जा सकते हैं, BSW में जा सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट जो है, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ये सारे कोर्सेज आप परस्यू कर सकते हैं। उसके बाद ये सवाल आता है कि उसके कौन कौन से मेजर टेस्ट हैं। जाहिर सी बात है, तो नीट आपको पता है जो कि मेडिकल के लिए जो है एक मेजर टेस्ट है। JEE जो है इंजीनियरिंग के लिए है, जो कि NIT और IIT के लिए होता है। क्लैट जो है वो लॉ के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। निमसेट जो है वो MCA के लिए होता है। BCA और MCA अगर आप CU सेट जो मैं बात कर रहा था कि 19 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो 2009 में पार्लियामेंट एक्ट के तहत जो पास हुआ, तो वो 19 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो कंबाइंडली जो है उसमें से ज़्यादातर 19 में ज़्यादातर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वो कंबाइंडली जो है एंट्रेंस कंडक्ट कराते हैं, जो कि हम CU सेट कहते हैं। तो ये सारे फील्ड हैं जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नाउ अब जो है आज जो मैं लाइव आया उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि जैसे ही मैंने आज चेक किया लास्ट डेट JNU का, तो मैंने देखा कि एक्सटेंडेड लास्ट डेट जो JNU का है एप्लीकेशन फिलअप करने का, तो मैं देख रहा हूँ 15 जून का लास्ट डेट है। जामिया का भी 15 जून है। हालांकि इन सब जो मेजर इंस्टीट्यूट इंडिया में हैं, खासतौर से मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ इस वक्त, उसमें जो है
यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ में तो अभी एप्लीकेशन नहीं आया कोविड-19 की वजह से, कुछ में एप्लीकेशन जो है डेडलाइन ओवर हो गए थे। तो ऐसे में जो है जो भी आप लोग अगर ज़रा सा भी इंटरेस्टेड हैं फर्दर परस्यू करने में, चाहे वो जो भी मैं बातें कर रहा था BA, BSc, BCom जो सारे अलग अलग कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी, तो JNU की लास्ट डेट बच रही है। इसीलिए मैं बहुत आज जल्दी मैंने सोचा नहीं कि आज ही मुझे बच्चों से इंटरेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ये उन तक मैसेज पहुँचना चाहिए। तो JNU की लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलअप हो रहा है ऑनलाइन, लास्ट डेट डे आफ्टर टुमारो है, इट मीन्स 15 जून है। जामिया का भी जो लास्ट डेट है वो 15 जून 2020 है। तो आपके पास 2 दिन का वक्त बचा है, आप फॉर्म फिलअप कर लें अपने बेस्ट के हिसाब से। और जो भी आपके और कोई अगर कंसर्न होंगे तो आप जाहिर सी बात आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। फिर आपका यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का लास्ट डेट जो फॉर्म फिलअप करने का है वो 30 जून है, 30 जून है। और उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है उसका भी 30 जून है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, नॉट एग्जैक्टली कोलकाता बट वेस्ट बंगाल में है, वहाँ जो है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जो है लास्ट डेट है। उसके बाद जो है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो कि अमरकंटक में है MP, वहाँ पे जो है 15 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। फिर मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी जिसकी मैं बात कर रहा था उसमें डेट एक्सटेंड होकर के 20 जून कर दिया है। तो ये सारे इंस्टीट्यूट सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जिसमें डेट या तो एक्सटेंड हुए हैं, मोस्टली केसेस में एक्सटेंड हुए हैं। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप जल्द से जल्द जो भी आपको आपका इंटरेस्टेड फील्ड है जो है उसमें आप फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि अब और चांसेस हैं कि जल्दी अगस्त में जो है अगस्त में जो है नया सेशन स्टार्ट होगा, एकेडमिक सेशन। तो अभी से जो है आपको फॉर्म फिलअप करना होगा और जाहिर सी बात है एंट्रेंस के लिए। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी भी एक मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म की डाइवर्सिटी है, ऑलमोस्ट सारे स्टेट से स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ते हैं, इवन कि फॉरेन स्टूडेंट भी वहाँ पे हैं। तो वहाँ पे अभी एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन एडमिशन के लिए अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी मुझे लगता है 1-2 हफ्ते में जल्दी वहाँ पे आ जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी एप्लीकेशन नहीं आया है, शायद डैट विल मस्ट डिपेंड ऑन द CBSE 12th रिजल्ट। शायद वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि CBSE का जो 12th का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एप्लीकेशन आएगा। AMU, BHU का और IFLU का CU सेट का डेट ख़त्म हो चुका है, लेकिन हो सकता है, श्योर नहीं है लेकिन हो सकता है कि डेट फर्दर एक्सटेंड हो, चूँकि कोविड-19 की वजह से जो है कई यूनिवर्सिटी ने, कई अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूशन ने अपनी डेट एक्सटेंड किए हैं। तो चांसेस हैं कि एक्सटेंड हो जाए, बट आई एम नॉट श्योर। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको जो है देखना है। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि क्या क्या कौन कौन से मेजर इंस्टीट्यूशन है अपने कंट्री में, आप उसको कैसे क्लासीफाई करके देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो है नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूशन जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। आपको स्टैटिस्टिक में इंटरेस्टेड है, आप जाइए ISI जाइए, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता जाइए। आपको मैथमेटिक्स में आप इंटरेस्टेड हैं, पूरी की पूरी एक इंस्टीट्यूट बनी हुई है इंडियन मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आप जो है इंटरेस्टेड हैं मैनेजमेंट के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है जो कि 19 के आसपास है। आप जो है इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप जो है डायरेक्टली IIT के लिए, NIT के लिए फोकस कीजिए। तो नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूशन जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। देन आई वाज टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी दैट वी हैव अराउंड 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आवर कंट्री which is being funded by central government. Then we have state university, then we have private institution and colleges, private university and colleges. So और मैंने बताने की कोशिश की आपको कि क्या क्या सब्जेक्ट है। अगर आपने +2 कॉमर्स किया है तो क्या क्या पॉसिबली आप जो है एक एरिया में आप जा सकते हैं। +2 मैथमेटिक्स के बाद आप कौन कौन सी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं। +2 जो है अगर आपने बायोलॉजी में किया है तो अपार्ट फ्रॉम MBBS, BUMS, BHMS, BMS वेटनरी डॉक्टर के अलावे और क्या क्या फील्ड है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो ये आपको जो है मैंने एक ग्लिम्स देने की कोशिश किया है और लास्ट डेट भी मैंने बताया जो जिस यूनिवर्सिटी का भी एप्लीकेशन आया है, तो वो आप देख लें। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो मतलब आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि आमतौर पे जो हम IIT की बात करते हैं तो हमारे नज़र में आता है कि वहाँ सिर्फ जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। नहीं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती थी एंड अब भी होती है, एंड दैट वाज व्हेन आवर प्राइम मिनिस्टर हैज़ विजन टू स्टार्ट IIT एंड IIM। ऑफ कोर्स उन्होंने फोकस किया था, बट आज के वक्त में मैं बताता चलूँ ज़्यादातर IIT में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हैं, ज़्यादातर IIT में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। वहाँ पे MSc का भी प्रोग्राम है, वहाँ पे MPhil है, वहाँ पे PhD है, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आमतौर पे क्या होता है हमारे यहाँ कि अगर
IIT JEE यानी कि इंजीनियरिंग का टेस्ट हम नहीं क्रैक कर पाए तो हम IIT NIT को भूल जाते हैं। आई रिपीट कि जब भी हम इंट्रेंस क्रैक, हम या हमारे घर के बच्चे जो है अगर इंट्रेंस IIT JEE की इंट्रेंस क्रैक नहीं कर पाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि आप मेरे काम की चीज़ नहीं रही। मैं बताता हूँ, जैम करके इंट्रेंस होता है। बहुत सारे मैं देखता हूँ खासतौर से आंध्रा और तेलंगाना में जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि जैम के थ्रू जो IIT और NIT में जो है MSc लेवल पे एंट्री मारते हैं और फिर आसानी से वो PhD भी हो जाती है। तो ये आप एक जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ जो IIT और NIT है वो सिर्फ इंजीनियरिंग की ही कोर्सेज ऑफर करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द NIT एंड IIT दे डू ऑफर मैनेजमेंट कोर्सेज आल्सो, तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पे MPhil PhD के लिए भी आप जा सकते हैं, उसमें स्कॉलरशिप है। हमारे यहाँ जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी है जो कि 4% पे जो है गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है लोन के तौर पे, वो आप बेनिफिट उठा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लड़कों की ये बहुत सारे लड़के ये कहते हैं कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं बाहर जा करके पढ़ाई कर सकूं, क्योंकि मंथली का 4-5 हज़ार तो कम से कम खर्च होगा ही, चाहे जितने अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाएं। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप लोन ले सकते हैं। 4,000, 5,000, 6,000 रुपये आसानी से गवर्नमेंट आपको देती है, जो कि जिसमें सिर्फ 4%, और अगर गर्ल्स स्टूडेंट हैं तो सिर्फ 1% जो है उससे चार्ज लगता है इंटरेस्ट, वो भी आपके कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद। उसके अलावा जो है बहुत सारे डिसेबल स्टूडेंट हैं, डिफरेंटली एबल हैं एक्चुअली, जो डिफरेंटली एबल हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, यस आई रिपीट इफ आई एम करेक्ट, ओके, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जो है पूरा एजुकेशन प्रोवाइड करती है, चाहे उनके हॉस्टल का रहने का हो, मेस का खर्च हो और या फिर एकेडमिक फी हो। इन तमाम खर्चों को जो है पौंडीचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है जो डिफरेंटली एबल स्टूडेंट है उनका वो बियर करती है। गर्ल्स स्टूडेंट का वहाँ पर रेंट जो है, हॉस्टल रेंट है, वो एग्जेम्प्टेड है। तो ये सारे और बहुत सारे स्कॉलरशिप भी अवेलेबल हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है कि 4-5 हज़ार रुपये आप मंथ का बियर कर सकें, आप जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हैं, आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे चल के MPhil PhD में आपके पास अगर JRF है, मौलाना आज़ाद है, MANF है, या फिर या मौलाना आज़ाद नेशनल स्कॉलरशिप अगर आपके पास है, या फिर RGNF है, तो आपको आराम से 25,000 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगा। जी हाँ, मैं जो है एनुअल स्कॉलरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास JRF है, नेट JRF या MANF JRF या तो RGNF JRF, जिसके लिए साल में 2 बार इंट्रेंस, 2 बार टेस्ट लेती है UGC जो है NTA के जरिए, तो अगर आप वो टेस्ट क्रैक कर पाते हैं तो 25,000 प्लस HRA, यस हाउस रेंट अलाउंस की मैं बात कर रहा हूँ, 25,000 प्लस HRA एंड देन प्लस एडिशनल जो है कंटीजेंसी एक्सपेंडिचर। अगर आप कहीं वर्कशॉप के लिए जाते हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं, तो वो भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पे करती है। हर मंथ आपके अकाउंट में 25,000 एज ए JRF स्कॉलर आपके अकाउंट में आता है। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ज़रूरत है कि आप उसको जो है थोड़ा सा मेहनत करके आप उस टेस्ट में बैठें और उसको क्रैक करने की कोशिश करें, और वही जो है JRF जो है वो SRF में कन्वर्ट हो जाता है, सीनियर रिसर्च फेलो, और आपका 25,000 से फिर 28,000 प्लस जो है 28,000 प्लस जो है HRA और कंटीजेंसी आपको मिलता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बस बशर्ते कि जाहिर सी बात है जब आप फर्दर हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को आपको कंप्रोमाइज़ करना होगा। जाहिर सी बात है अपने जो है ख्वाहिशात हैं उससे कुछ थोड़ा कम करना होगा आपको, ठीक है, कुछ बर्दाश्त करना होगा। आप जो है लोन ले करके, स्कॉलरशिप ले करके थोड़ा मशक्क़त तो करना ही पड़ता है। तो जाहिर सी बात ये सारे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी लड़के इंटरेस्टेड हैं, लास्ट 2 दिन दिल्ली का आप 15 जून तक जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और इलाहाबाद का 30 जून तक लास्ट डेट है। जो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है वहाँ 15 जुलाई तक है। मानू का जो है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जो कि ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 20 जून तक है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का भी डेट आने को बाकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का भी एप्लीकेशन आने को बाकी है। तो आप जो है इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करें और इस वक्त जो है बिल्कुल घर बैठ करके फॉर्म फिलअप करें, मिस ना करें। नहीं तो एक वक्त होगा जब लॉकडाउन सब कुछ पूरी तरह से खुल चुका होगा, स्कूल कॉलेजेस खुल चुके होंगे, जब आप छुट्टियां और मना चुके होंगे, तब पता चला कि सबका लास्ट डेट ख़त्म हो चुका है। पास
आप 1 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर पास के किसी स्कूल या कॉलेज में जाकर के आप एडमिशन, यानी कि वैसे कॉलेज में आप एडमिशन ले लेंगे जहाँ शायद क्लासेस भी नहीं होती हो। तो जाहिर सी बात है आप अभी से अवेयर हो जाएं, अटेंटिव हो जाएं, आप अपना और जो है एक्सप्लोर करना शुरू करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड करने सारे आपके क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारा कंसर्न था जो आप तक मैं शेयर करना चाहता हूँ। इस बार लॉकडाउन की वजह से हर साल मैं जो है कैरियर काउंसलिंग के बहुत सारे प्रोग्राम देता था, मोस्टली उसमें इंटरेक्टिव सेशन हुआ करता था, लेकिन चूँकि फेसबुक पे शायद ये पॉसिबल नहीं थे इंटरेक्टिव सेशन, तो मैंने कोशिश किया कि सारे जो है इसको आपको बता दूं। उसके बावजूद भी अगर कोई जो है और कंसर्न होगा और कुछ अगर आप इंडिविजुअली मुझसे बात भी करना चाहेंगे तो डेफिनेटली आप जो है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कॉल कर लूँगा और जो है जो भी डिटेल होगा मैं आप तक शेयर करूँगा। और विद दिस मैं एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूँ उन स्टूडेंट को जो 10th और 12th अभी पास किए हैं और अभी पास करके जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ भी बांट रहे थे। मैंने देखा अपने इलाके के बच्चों को, आप जो है जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप करें। आपने फर्स्ट डिवीज़न लाया है, सेकंड डिवीज़न लाया है, इट्स गुड एक्चुअली। एंड 50% से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप 50 या 55% अगर आपका है तो थ्रू आउट द लाइफ आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है, चाहे आप जिस कोर्स में जाएँ। तो आप फॉर्म फिलअप करें, जो भी आपका कंसर्न होगा, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। एंड विद दिस वंस अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल द स्टूडेंट। और आपको फिर से मैंने कहा कि अगर आपको कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है या नहीं है, वो आप NIRF की रैंकिंग पे जाएं, दैट विल हेल्प यू। मैं नहीं करूँगा एग्जैक्टली, बट वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रैंकिंग है, वो आपको बेहतर हेल्प करेगी। विद दिस आई थैंक्स टू एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस टॉक एंड होप इट विल बी helpful to all of you. And if you have further any queries, any concern or any other question, then you are always welcome. You may ask at any point of time. I will always try to respond to your question. With this, I thanks to everyone. Thanks a lot for listening me. Thank you so much.